हैं, सभी एक ही लहर की तरफ चलते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, जो भी पार्टी हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब उनको सीट देने की बारी आती है तो किसको बैठाते हैं? जिसका विरोध करते हैं। हम कैसे मान लें? बात तो आप पीडीए की करते हो, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो आप मुकर जाते हो। फिर ये देखते हो कि कौन बंदा मेरा सीट जीत सकता है। आप बिल्कुल वादा खिलाफी करने के बाद उनको सीट दे देते हो जो आपके नारा में थे ही नहीं। मैं चंद थोड़ा सा और वक्त लेना चाहता हूं। मैं गर्व के साथ उस समय कहता था कि हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो विदेश दौरा में गए थे सर, जिसको हम प्यार से बोलते थे पंडित जी, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। जब विदेश गए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि हमारे देश की स्थिति और विदेश की स्थिति में क्या अंतर है। उन्होंने देखा हमारे देश के लोग वो अनाज खाते हैं जो विदेश के कुत्ते और घोड़े खाते थे सर। वो आए, चिंतित हुए कि मेरे देश की स्थिति इतनी दयनीय है। उन्होंने कसम खाया और पहल किया। उस पंडित जी ने, मैं भी प्यार से कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि वो पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं एक टाइम का अनाज छोड़कर देखता हूं क्या मेरे शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने छोड़ दिया। एक टाइम भोजन करते थे, एक टाइम उन्होंने उपवास रखा। उसके बाद अपने घर के लोगों से अपील किया कि एक टाइम का भोजन छोड़ने के बाद हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। उन्होंने वो भी किया और सफल रहे। बाद में देश के लोगों से, आप सब लोग वरिष्ठ हैं, आप बिल्कुल जानते होंगे सर, उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि हमारे देश के वृद्ध, बच्चे और जो बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग एक टाइम का भोजन छोड़ दीजिए। लोगों ने फॉलो किया और आज उसी का देन था कि हमारे देश में अनाज भंडारण बहुत ज्यादा था कि देश यदि विपत्तियों से घिर जाए फिर भी 10 सालों तक वो अनाज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। परंतु मैं सवाल उठाता हूं आज के गवर्नमेंट से कि उनका क्या काम है सर? हमारे उस भंडारण को ये कहां भेज रहे हैं? ऐसा ना हो, लेकिन विदेशी आक्रमण यदि आज के डेट में हो जाए तो हमारे देश का भंडारण क्या उसकी आपूर्ति कर पाएगा? इसका जवाब कौन देगा? सर मैं चाहता हूं कि ये बुलंदी विरोध के रूप में तब्दील हो और हम अपने हक अधिकार के लिए सरकार से जवाब मांगे कि आप क्या कर रहे हो। उसको बोलते हो कि गंदी सरकार थी, परंतु वो आपसे ज्यादा नौकरी देती थी, आपसे ज्यादा कल कारखाने की व्यवस्था करती थी, और आप कहते हो कि आप अच्छे हो और आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। हम कैसे मान ले कि आप अच्छे हो सर? और मैं आप सब लोग जानते हैं हमारे देश की, आज देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए, परंतु आज भी हमारे देश के काफी ज्यादा लोग उस पीड़ा में जी रहे हैं जिनको आजीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कोई भी संपत्ति नहीं है। आज हमारे किसान भाई अपना आत्महत्या करने को मजबूर है। इस चीज का जवाब कौन मांगेगा सर? इसका जवाब मांगना होगा उनसे। इसके लिए एक ही उपाय है, आप लोग पीडीए यानी हमारे देश में जातिगत जनगणना की डिमांड रखिए। डिमांड के साथ साथ हमें जब मालूम हो जाए कि हमारे इस समाज की जनसंख्या इतनी है तो हमें अगला डिमांड करना है कि हमें नौकरी, जमीन और हक अधिकार उतना मात्रा में चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो आपका विकास हो ही नहीं सकता। और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए ही आया है सर। मैं चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, हमारा पार्टी चाहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से जो रिजल्ट निकलेगा उस पे अमल होना चाहिए। हमारे देश के नौकरशाहों में इनकी उपस्थिति होनी चाहिए और हमारे देश की संपत्ति में इनकी भागीदारी होनी ही चाहिए। आज के दौर में देखा जाए तो
चंद लोग, चंद व्यापारी लोग पूरे देश को ऐसे जकड़ कर रखे हैं कि उस चंगुल से दूर पाना मुश्किल है। मैं छोटे से शब्दों में बोलना चाहता हूं, हमारे देश के नौकरी विभाग में सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी जो संविदा बेस पर काम करते हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, एम्बुलेंस में काम करने वाले हमारे कर्मचारी, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो 10,000 में उनके साथ वही काम करने वाला 1,20,000 पाता है और उस व्यक्ति को, अनुदेशक और शिक्षा मित्र को महज 10,000 और 9,000 मिलता है? सर, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि उनके भी घर को बनाने वाला मजदूर 700 रुपए महीने रोज लेगा और 1,20,000 पाने वाले व्यक्ति का भी उतना ही रेट लेगा। सर, की अलग है। आप ही लोग बताइए कि क्या जो 1,20,000 पाता है उसका 5,000 रुपए रोज लेते हैं और जो संविदा पर काम करने वाला है उसका 700 लेते हैं? नहीं होता है ना। सबके लिए दाल एक ही जैसा महंगा, नमक तेल एक ही जैसा महंगा, तो ये ऊंच नीच क्यों है? एक गवर्नमेंट की समझी बूझी चाल है। आप लोग जब तक अर्थविहीन नहीं होंगे, भूमि विहीन नहीं होंगे, तब तक आपको गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। और ये संविधान को नष्ट करके आप लोगों को गुलाम बनाने के रास्ते पर है। आपको इनका साथ देना है कि इनका बहिष्कार करना है, डिसाइड आपको करना है। ये आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमारे सपा बसपा के लोग भी आए और यही बोले कि भैया हम तो पीडीए के साथ हैं, हम पीडीए का काम करते हैं, नारा लगाते हैं पीडीए। लेकिन मैं ये पूछता हूं, यदि आप मेरे काम को कर देते तो मुझे पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप नाम तो लेते हो वोट लेने के लिए, भैया मैं यादव जी हूं, पार्टी बनाया हूं, यादव होने की वजह से मुझे वोट दे दो। और वहीं यादव ही नहीं बल्कि सारे बैकवर्ड लोग उनको वोट दे दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ, किसको टिकट दिए? पीडीए का नाम लिए और सिर्फ वोट लेने के लिए? तो मैं ऐसे पार्टी का बहिष्कार करता हूं और खुले मन से बहिष्कार करता हूं। सर, मैं कांशीराम जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, कांशीराम जी को आज भी उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, परंतु जो कांशीराम जी के रास्ते को हाईजैक कर ली, क्या वो भी यही काम की? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके वोट पर अधिकार अपना समझा, परंतु सत्ता में आने के बाद आपको तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो उनको दिया जिनका विरोध करती थी। तो मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि आपसे सिर्फ वोट लेना ही उनका मकसद है। आपको उस स्थान पर भेजना मकसद नहीं है जहां से विकास की गंगा बहती है। सर, और मैं आपसे कहता हूं, खुलकर कहता हूं, जब तक आपके लोग, आपके नेता सदन में नहीं बैठेंगे, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगा। सर, आपको अपना विकास करना है तो आपने अपने लोगों को सदन में बैठाना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं सर, देखिए बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, परंतु मैं ये चाहता हूं, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आज नेता की तरफ भाषण देने बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, विलंब हो चुका है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आप किसका साथ दे रहे हो? आप बीजेपी का साथ देते हैं सर। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी सत्ता में आने के लायक ही नहीं था। और किसका विरोध उसने किया पता है आप लोगों को? 1990 ईस्वी में एक कमीशन लागू हुआ था जो बैकवर्डों के लिए था, मंडल कमीशन। उस मंडल कमीशन में था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने एक कमीशन दिया था, सौंपा था। 9 जजों की पीठ बैठी हुई थी और उस कमीशन में था कि देश को आजाद हुए तो काफी वर्ष हो गए, परंतु आज यदि देश में सबसे दयनीय स्थिति किसी की है, जिसकी भागीदारी ना तो नौकरी में है और ना ही संपत्तियों में है, बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, उसको हक अधिकार दिलाने की बात की। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने रिक्वेस्ट किया कि 49% आरक्षण आप दीजिए, बैकवर्डों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
9 जजों में से 3 जज खड़े हुए और बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हो तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। तो आर्थिक आधार पर होता तो मुझे भी पता है क्या होता सर, आपको बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि लेने के लायक ही नहीं थे आप। मैं खुलकर बोलता हूं कि लेने के लायक नहीं थे, आज भी कंडीशन वही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेशन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। क्या आप लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं होते हैं, परंतु नहीं ले सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को मिलता है। वो यही होता उस समय, यदि मंडल कमीशन की जगह, जातिगत आरक्षण की जगह यदि ईडब्ल्यूएस लागू हो जाता तो उस समय भी आप लोग लेने के लायक होते ही नहीं। तो आपको जब आरक्षण मिलना स्टार्ट हुआ, उसकी चर्चा हुई, तो विरोध करने वाले आ गए फ्रंट पर और आपको लेने के लिए रोकना स्टार्ट कर दिए। परंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, बीपी सिंह जी ने नहीं माना। जब सत्ता में आए उन्होंने 1990 ईस्वी में लागू कर दिया सर, लागू कर दिया उन्होंने, और नतीजा क्या रहा कि बैकवर्डों के पक्ष में आरक्षण लागू करना, उनको 11 महीने में, सिर्फ 11 महीने में प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा सर। पार्टी उनका जो पद था वो हट गया, 11 महीने में वो पद मुक्त हो गए सर, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। और किसने गिराया? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी मंडल कमंडल यात्रा निकाले पूरे देश में, परंतु आज नहीं पता हमारे नेताओं को जो उनके दामन में जाकर बैठे हैं सर, उनको पता नहीं है कि ये पार्टी का जन्म कैसे हुआ, आपके विरोध से हुआ। ये कौन कहेगा? यदि वो आपके हक अधिकार के लिए वहां बैठे हैं तो उनसे पूछिए, उस पार्टी के साथ बैठे हो जो आपका बहिष्कार करके, आपका विरोध करके उसमें सत्ता में आया, लेकिन कोई पूछता नहीं है। ये जवाब सिर्फ आप लोगों को लेना है, हमारे सम्मानित नागरिक को लेना है कि जिस पार्टी में आप बैठे हो उस पार्टी का मूल विचारधारा क्या है। उसका मूल विचारधारा ही बैकवर्डों का विरोध है। मैं खुल के कहता हूं कि आज भी हमारे सदन में हमारे समाज, बैकवर्ड समाज से काफी लोग वहां पे उपस्थित हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि ईडब्ल्यूएस का किसी ने विरोध किया? जब मैंने तुम्हारा विरोध नहीं किया तो तुमने मेरा विरोध करके ऐसा क्यों किया? क्या हम विरोध नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपने मेरा विरोध किया और सत्ता हासिल किया। किस मुंह से बात करते हो बैकवर्डों की? 5 साल और रख दो, संविधान को चेंज कर देगा। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा सर। संविधान आपका अस्त्र है। मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करता हूं, सारे समाज के गरीब तबकों को सम्मान दिलाने का यदि कोई काम करता है तो आपका संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को प्रदत्त किया है। हमें उसे पूछना चाहिए सर। आज हमारे कितने सारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे युवा लोग हैं, उनको मंदिर मस्जिद में उलझाकर उनकी नौकरी को तबाह करना चाहता है। ये डिसाइड आपको करना है सर। आपको करना है कि आपको मंदिर और मस्जिद में अपना कैरियर बनाना है कि जॉब में अपने बच्चों का कैरियर बनाना है। आपको किस पार्टी का साथ देना है? मंदिर मस्जिद में जाने वाले का या फिर बच्चों को नौकरी दिलाने वाले का? इसी बातों के साथ मैं अपने बाड़ी पर विराम देता हूं और मैं गर्व से बोलता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।